सबसे पहले हम आपको लखनऊ से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती का क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ हजारों छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से इस मामले में री एग्जाम कराने की मांग की है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी छात्रों ने कल ब्लैक एंड व्हाइट में इस मुद्दे पर हमारा विस्तृत विश्लेषण देखा था और जो मुहिम हमने इन छात्रों के लिए शुरू की थी, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उस मुहिम को इन छात्रों ने एक क्रांति में तब्दील कर दिया है। और अब हर छात्र इस पेपर लीक के सच को जानना चाहता है और इस सच की बात भी कर रहा है। तो आपका भी पेपर लीक होने की बात हो रही है? पेपर हमारे पास नहीं है, हमारे सहपाठी के पास है। अच्छा, पेपर आ गया था आप लोगों के पास? 100 रुपया तो फीस का, 100 रुपये प्लस साइबर कैफे वाले 500 लगा, प्लस हम लोग का आने जाने खर्चा और कोचिंग का अलग खर्चा? कोचिंग का अलग हर महीने 500। अगर हम लोग बाहर रहते हैं सर, हर महीने 5000 तो जाता ही है, तो हम गरीब घर से हैं तो कहाँ से देंगे इतना? सर मैं क्या रहने वाला लखनऊ का हूँ, मैं सिर्फ विकास कुमार सिंह, मैं सिर्फ तैयारी करने की सरकारी छोटी सी नौकरी के लिए इलाहाबाद में रह रहा था। ये क्या नाम, मैं इलाहाबाद की तैयारी कर रहा था। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 5 साल बहाली आई, तो जब मैं इस पेपर को देने आया तो 16 तारीख की रात 16 तारीख का सोशल मीडिया पर ये कहना है कि जो पेपर है, पेपर लीक हो, 17 की शिफ्ट में मेरे कहना पेपर सुबह था। हम लोग को शाम को पता चला कि 17 का पेपर लीक हो चुका है। आपके पास पर्सनली किसी ने वायरल पहले क्वेश्चन पेपर भेजा था कि बाद में पता चला आपको? एग्जाम के बाद? एग्जाम के बाद सर पता चला, एग्जाम होने के बाद। जबकि वो वायरल पहले से हो? वायरल पहले से था। हम लोग जैसे एग्जाम देके निकले, घर जाके पता चला कि ये सब पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, वो बेकार है। ये विषय कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल हमने आपको जो हैशटैग दिया था, और वो हैशटैग क्या था? वो था हैशटैग पेपर लीक का सच। इस हैशटैग पर अब तक एक्स पर आज रात 8 बजे तक 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है और लाखों छात्र हमारी इस मुहिम का इस समय समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। उसमें जो हमने हैशटैग दिया था पेपर लीक का सच, उस पर अब तक 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आ चुके हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिससे आपको पता चलेगा कि कितना जन समर्थन इस समय हमारी इस मुहिम को मिल रहा है। और अगर YouTube की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में YouTube पर हमारे उस वीडियो को 18,21,000 लोग देख चुके हैं और X पर 11,22,000 लोग इसे देख चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 34 लाख लोग देख चुके हैं और फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में छात्रों ने और उनके परिवारों ने हमारी इस मुहिम का समर्थन किया है। और पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े हैं और ये एक तरह की नई क्रांति बन गई है जिसे आप युवा क्रांति कह सकते हैं। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने अपने वीडियोस बनाकर भी हमें अपने संदेश भेजे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा आज तक चैनल को, सुधीर सर को, जो कि एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो इस बात को जनता के आगे, सरकार के आगे रख रहा है। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा सुधीर सर का, आज तक चैनल का। कल मैंने सुधीर चौधरी सर का जो मैंने प्रोग्राम देखा था तो उससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि शायद छात्रों के हितों में कोई आवाज उठा रहा है और जिस प्रकार सुधीर चौधरी सर ने जो आवाज उठाई है उस प्रकार मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। कल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो में मैंने देखा सुधीर सर ने हमारी आवाज उठाई है परीक्षा रद्द करने के लिए। मैं उन सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है ये परीक्षा रद्द कराने के लिए। सुधीर चौधरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हमारी बात को नेशनल मीडिया पे दिखाया। आज तक के सुधीर चौधरी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हमारे लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे लिए इतना बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने 22 तारीख को आज तक न्यूज़ में सुधीर चौधरी सर का ब्लैक एंड वाइट शो में
देखा और इसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया है तो बहुत दुख होता है, और इस उम्मीद को जगाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुधीर चौधरी सर का, जिन्होंने हमें डी एग्ज़ाम के लिए मांग उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तो उनका आगे द्वारा से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब कल रात आज तक पर जो ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है उसे देखकर कुछ उम्मीदें जगी हैं कि शायद री एग्जाम हो। इसके लिए मैं सुधीर चौधरी सर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने री एग्जाम कराने के लिए मांग करी है। मैं सुधीर चौधरी सर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे पक्ष से ये बात रखी। कल आज तक पर सुधीर चौधरी सर का ब्लैक एंड व्हाइट शो देखा तो मुझे पता चला कि सरकार बच्चों के हित में जरूर जाएगी। मैं दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया था, और आज तक चैनल वालों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी आवाज़ उठाई। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से पेपर लीक की खबर सुनी बच्चों ने, सब बच्चे निराश और बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और कल रात हमने 9 बजे यूट्यूब चैनल पे एक शो देखा था, आज तक न्यूज़ चैनल जो है, सुधीर चौधरी सर जो हैं उन्होंने एक खबर दिखाई थी कि यूपी पुलिस की जो पेपर लीक हुआ है उसकी हम जांच करेंगे या दिखाएंगे, बच्चों सबको सरकार को दिखाएंगे, ठोस सबूत दिखाएंगे जो पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बहुत ही दुखी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे पक्ष में सरकार जल्दी जल्दी फैसला करे, हमारे पक्ष में न्याय होवे। मैंने कल शाम आज तक पर एक वीडियो देखी जिसमें यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बात रखी गई थी, तो मैं सुधीर चौधरी सर के लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। री एग्जाम दोबारा से हो, यूपी पुलिस री एग्जाम। पेपर लीक होने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया, तब चैनल वालों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात जो मैंने आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो देखा, उसमें सुधीर सर जो सारे प्रूफ दिए हैं और री एग्जाम की मांग उठाई है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। हम यहाँ से किस लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारी मांग री एग्जाम है, क्योंकि रात आज तक चैनल पे सुधीर चौधरी के समक्ष जो साक्ष्य है पेपर लीक के वे सार्वजनिक कर दिए थे, उसी के लिए हमारी मांग है कि एग्जाम दोबारा से हो। और हमारी आस अब आज तक वाले सुधीर चौधरी जी है, हम उनसे न्याय की भीख मांगते हैं। मैंने कल रात आज तक पे शो देखा था जिसमें यूपी पुलिस की री एग्जाम कराने की मांग की जा रही थी, उसके लिए मैं सुधीर चौधरी सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। कल शाम मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सुधीर चौधरी सर ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल शाम जब मैं घर आया था तो मैंने आज तक एक चैनल पर एक वीडियो देखी थी, उसमें पेपर लीक होने की बात की गई थी, तो इस पेपर लीक होने से मेरे घर वाले और मैं बहुत नाराज हूँ। सुधीर चौधरी सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात हमने ब्लैक एंड व्हाइट शो आज तक पे देखा था, जिसके एंकर थे सुधीर चौधरी जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को वहाँ तक उठाया, और उस शो को देखने के बाद थोड़ी उम्मीद हमारे अंदर जागी है और हमें लग रहा है जैसे कि अभी हमारे साथ न्याय होगा। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस देश का जो युवा है, इस देश के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें आज तक से उम्मीद है, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट से उम्मीद है और वो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। इसलिए आज देश के इन करोड़ों छात्रों को, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम खास तौर पर उनकी आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहेंगे, उनके मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो इम्तिहान हुआ है, इसमें इन 50 लाख छात्रों के साथ न्याय होना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कल जब पेपर लीक के बारे में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज जब फिर से हमने उनसे इसके बारे में सवाल किया तो आज उन्होंने क्या कहा, कल तक तो वो ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक नया जवाब दिया है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार का, अब आप सुनिए। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है उनको वहां ठूसेंगे। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है उनको वहां ठूसेंगे। तो ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सख्ती की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा इसमें मिलेगी। अब आपके लिए एक अपडेट और है और वो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने आज शाम तक
उन छात्रों से अपनी अपनी शिकायतें भेजने के लिए कहा था जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। और आज शाम 6 बजे तक का समय दिया गया था इन तमाम छात्रों को। ये ईमेल आईडी दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही ये ईमेल आईडी दिया और कहा कि जिस भी छात्र को ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है या किसी के पास कोई सबूत है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेजिए। और आज शाम 6 बजे तक की समय सीमा दी गई थी और आज शाम तक लगभग 1,500 छात्रों ने इस बोर्ड को अपनी शिकायतें भेजी हैं, सबूत भेजे हैं और बाकायदा यह बताया है कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो 1,500 छात्रों ने अभी तक सरकार के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखी है। अब देखिए, यह मुद्दा आज हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पेपर लीक होना अब हमारे देश में एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा छात्र जरूर होता है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी करता है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर लीक होने से इन छात्रों की वर्षों की मेहनत पर एक पल में, एक मिनट में पानी फिर जाता है। इसलिए आज हम सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का भी विश्लेषण करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पेपर लीक नहीं हो रहा बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है और यह हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रुके। हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं, 46 करोड़, और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से कम 5 करोड़ युवा ऐसे हैं या उससे ज्यादा जिन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी की है, जो सरकारी नौकरियों के इम्तिहान में बैठते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त कंपटीशन है और इस लंबी चौड़ी भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि कुछ लोग इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक कराकर उस लाइन को तोड़ना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, बेईमानी से नौकरी पाने के बारे में सोचते हैं और ये अब हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। और इस बिजनेस मॉडल का कारण है सरकारी नौकरियों के लिए लगने वाली जबरदस्त भीड़ और फिर सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मिली भगत से कैसे इससे पैसा कमाते हैं और बेईमान छात्रों को नौकरी मिल जाती है और ईमानदार और परिश्रमी छात्र एक बार फिर से ऐसे ही लाइन में लगकर वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आता। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दिया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए हमारे देश में औसतन 306 लोगों ने आवेदन किया, एक नौकरी के लिए 306 लोग, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिली और बाकी 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए फिर से परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में लगातार जुटे रहे। और यहां बात सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों की नहीं है, केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं, राज्य सरकार की नौकरियां भी होती हैं और हमारे देश में कुल 1,60,00,000 सरकारी नौकरियां हैं जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1,20,00,000 नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए भी लाइन बहुत लंबी है, नंबर नहीं आता किसी का भी और इसी लाइन में खड़े कुछ छात्र सफल होने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं या फिर नकल का सहारा लेते हैं। और बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यहां बेईमानी जीत जाती है और ईमानदारी हार जाती है। परिश्रमी बच्चे जो होते हैं वो हार जाते हैं और जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया होता वो जीत जाते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है क्योंकि वो लाइन तोड़कर आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और 8 लाख छात्र का मतलब 8 लाख परिवार। 8 लाख परिवार में अगर आप एक परिवार में औसतन 4 लोग भी मान लेंगे तो 32 लाख लोग प्रभावित होते हैं। वो छात्र प्रभावित नहीं होते, उनके माता पिता भी प्रभावित होते हैं, उनके बाकी के जो सदस्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी कुछ छात्रों और कुछ भ्रष्ट सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले
परिश्रमी लाखों छात्रों की मेहनत पर हमेशा के लिए पानी फिर जाता है। और सोचिए, इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तब क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उन्हें, और सारे मामलों में यह संघर्ष उस छात्र के भविष्य को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से आगे की राह जीवन भर के लिए मुश्किल हो जाती है। ये छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से छात्रों को तो आत्महत्या के बारे में भी ख्याल आने लगते हैं। ये छात्र हार मान लेते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं। और सोचिए, उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश के ज्यादातर छात्र टूट चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं, लाइन में खड़े खड़े थक चुके हैं। अब उनके अंदर ताकत नहीं बची, जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि उनके परिश्रम की आगे चलकर उन्हें कोई कीमत मिलेगी, अपने परिश्रम के दम पर उन्हें नौकरी मिलेगी। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं। हर साल 2 पेपर लीक। और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लीकेज की हमारे देश में आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई। और यह सब उस देश में हो रहा है जहां ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन सोचिए, ईमानदारी असल में है कहां। क्वेश्चन पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की कहानी एक जैसी होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर क्वेश्चन पेपर लीक करा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं। और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार नेताओं की भी मिली भगत होती है। और इस बात को आप उत्तराखंड के एक उदाहरण से समझिए। ये जब मामला हुआ था तब भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट में इस मामले को आपके सामने बहुत हाईलाइट किया था, और आज ये किस्सा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। उत्तराखंड में 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली गई, जिनके लिए 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया। और दिसंबर 2021 में ये परीक्षाएं हुई और इनके नतीजे भी आ गए। लेकिन जब काफी शिकायतें मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच कराई तो पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। और यह क्वेश्चन पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जहां और भी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पहले भी छापे जा चुके थे। तो सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था। और यह क्वेश्चन पेपर भी इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने लीक किया था, जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक करने के बदले में 36 लाख रुपए लिए थे। 36 लाख, ये आप देख लीजिए उसकी तस्वीर भी। और इन पैसों से पहले इस कर्मचारी ने 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक कराई और फिर अपने घर को आलीशान बनाने के लिए अपने घर पर लाखों रुपए खर्च किए। और ऐसा नहीं है कि इस पेपर लीक से सिर्फ 36 लाख रुपए का ही घोटाला हुआ हो। आरोप है कि कुल 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया, जिसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए 33 करोड़ रुपए तो सिर्फ इन 220 छात्रों ने खर्च कर दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि 220 छात्रों में से 40 छात्र क्वेश्चन पेपर खरीदने के बावजूद इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। सोचिए कि वो कैसे छात्र होंगे कि क्वेश्चन पेपर खरीद लिया, क्वेश्चन पेपर सामने है, फिर भी पास नहीं हुए, क्योंकि ये वो छात्र थे जो परीक्षा वाले दिन तक सवालों के जवाब याद नहीं कर सके। और यही पेपर लीक का एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी है। 0.1% बेईमान छात्रों की वजह से बाकी के 99.9% ईमानदार छात्रों का नुकसान होता है और क्वेश्चन पेपर लीक होने से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अगर हम आपको इस बेईमानी की लिस्ट दिखाएंगे तो शायद हमारा ये शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बात को आप इन तस्वीरों से आज समझिए जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है। ये छात्र भी क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पेपर किसी और परीक्षा का है। ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद का नहीं है, ये दूसरी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसी महीने की 11 तारीख को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। और इस परीक्षा के लिए भी 10,76,000 छात्रों ने आवेदन किया था। सोच लीजिए आप, 411 पद हैं और आवेदन किया है लगभग 11 लाख छात्रों ने। इसका मतलब यह है कि एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए 2,861 छात्र कतार में हैं।
लेकिन आरोप है कि इस परीक्षा का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और अब इन आरोपों की भी जांच एक कमेटी द्वारा की जा रही है। लेकिन छात्रों ने मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द करके फिर से नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए और सरकार को ऐसी प्रक्रिया के तहत परीक्षा का आयोजन करना चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर की लीकेज को रोका जा सके। तो आज हम सरकार से 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि अगर छात्रों को इतनी बड़ी संख्या में इस परीक्षा पर शक है और सबूत सामने है कि यह परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो यह परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, उनका भरोसा तोड़कर और उन्हें नाराज करके कोई भी सरकार कोई अच्छा काम नहीं करेगी। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसलिए अगर दोबारा परीक्षा की नौबत आती है तो दोबारा परीक्षा कराई जाए। दूसरी बात, जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक किया है, इन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरा देश और हमारे देश के छात्र और उनके परिवार देखें कि जिन लोगों ने ये परीक्षा पत्र लीक किए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक किए हैं, उन्हें कड़ी सजा मिल रही है, ताकि आगे से कोई और ऐसी हिम्मत ना करे। और तीसरी बात यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि अब भर्ती परीक्षा पर छात्रों का विश्वास खत्म हो गया है। छात्रों को भरोसा नहीं है और चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि छात्रों के इस टूटे हुए भरोसे को वापस कैसे लाया जाए। छात्रों का भरोसा वापस आना चाहिए और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आगे से जब भी कोई छात्र पूरे परिश्रम के साथ कोई भर्ती परीक्षा में बैठता है तो उसे इस बात का भरोसा हो कि उसके साथ न्याय होगा, उसके परिश्रम के साथ न्याय होगा, उसके टैलेंट के साथ, उसके प्रतिभा के साथ न्याय होगा और जो सबसे काबिल छात्र होगा उसी को नौकरी मिलेगी। इस बात का भरोसा हमारे देश की सरकारों को इन छात्रों को देना ही चाहिए, वरना हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। जिस देश के छात्र और जिस देश का युवा नाराज है, जो अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता, फिर उस देश का भविष्य भी अंधकार में होता है। इन छात्रों के क्रोध से आप खुद समझ सकते हैं कि यह मामला किसी एक परीक्षा या किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा मामला है और यह मामला है राष्ट्रीय स्तर का। यह हमारी राष्ट्रीय समस्या है जिससे हमारे देश के करोड़ों छात्र और उनके करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। पेपर लीक किसी भी छात्र के लिए एक त्रासदी जैसा होता है और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी करता है। यानी आप सोचिए, एक छात्र ने 15 वर्ष अपने जिंदगी के इस तैयारी में लगा दिए, इस सपने को पूरा करने में लगा दिए कि एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। और इस दौरान उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, परिवार कुर्बानियां देते हैं। ये बच्चे अपने परिवारों और घरों को छोड़कर शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, छोटा सा कमरा किराए पर लेकर संघर्ष करते हैं और उसके बाद इतने वर्षों के संघर्ष के बाद यह पता चले कि क्वेश्चन पेपर किसी ने खरीद लिया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो सोचिए इन पर क्या बीतती होगी। और इसमें जो खर्चा होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जेब में चला जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस के तौर पर हमारे देश के इतने करोड़ों परिवार, आप समझ नहीं सकते कितना पैसा देते हैं। हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो वर्ष 2028 में यानी अब से 4 साल बाद यह इंडस्ट्री 1,34,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और यह सारा पैसा भारत के उन छात्रों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकर बनने की, सरकारी नौकरी लेने का सपना देखते हैं। इसलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाएं तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। और
ये जो लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार अपने बच्चों पर खर्च रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सारा की सारा पैसा बेकार चला जाएगा। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया आज और छात्रों की समस्या देश के सामने और सरकारों के सामने रखने की कोशिश की है। और हमें यह भी लगता है कि यह समस्या कड़े कानूनों से भी दूर होने वाली नहीं है। हमारे देश में बलात्कार, हत्या और लूट के खिलाफ न जाने कितने सख्त कानून हैं, आप तो जानते हैं। हमारे देश में बलात्कार के खिलाफ हमने कानून बनाए, हत्या के खिलाफ कानून है, बलात्कार में भी सजाए मौत है, हत्या में भी सजाए मौत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अपराध इसके बावजूद रुक गए? इसके बावजूद ये तमाम अपराध हर रोज होते हैं और वो लोग इन अपराधों को करते हैं जो जानते हैं कि इन अपराधों की सजा क्या है। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कड़ा कानून कितना भी बना लीजिए, कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तरीका तो यह है कि लंबे अंतराल के बाद परीक्षाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में यह है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो कांस्टेबल का परीक्षा थी, ये 5 साल के बाद हो रही है। आज हमारा सवाल यह है कि ये परीक्षा हर साल क्यों नहीं कराई? 5 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? हो सकता है सरकार को यह लगा हो कि 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, चुनाव से ठीक पहले 60,000 नौकरियां निकाल देते हैं, जनता खुश हो जाएगी, युवा खुश हो जाएंगे, इनके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसलिए आज हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि ये परीक्षाएं 5 साल के बाद नहीं होनी चाहिए, 4 साल के बाद नहीं होनी चाहिए। इतना लंबा इंतजार छात्रों को मत करवाइए। ये परीक्षाएं हर साल भी की जा सकती हैं। हो सकता है आपके पास वैकेंसी ना हो सकता है 60,000 की बजाय आपके पास हर साल 10,000 वैकेंसी हो, 5,000 हो, 1,000 हो, लेकिन हर साल परीक्षा करवाइए और हर साल भर्ती कीजिए। दूसरा सुझाव हमारा है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे मॉडल सरकार को तैयार करने चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावनाओं को रोका जा सके और सिस्टम में एक ऐसी पारदर्शिता आनी चाहिए जिससे छात्रों का इन परीक्षा की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास और भरोसा पैदा हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह टीचर्स की भर्ती से पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है या दूसरे नौकरियों की भर्ती से पहले भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से पुलिस जैसे विभागों की भर्ती में भी यह टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां होती हैं वो इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती, उन्हें भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि जो काबिल छात्र हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिन्होंने परिश्रम किया है, जो इस काबिलियत को रखते हैं कि वो 150 सवालों के 150 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र को हल कर सके, उन्हें सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। और आप सोचिए कि हमारे देश में हम कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, हमारे पास हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और सूर्य तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास सर्विलांस के बड़े बड़े हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो हमने दुनिया भर से भी खरीदी है, अपने देश में भी हमने उसे विकसित किया है। यानी हमारे पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसी से कम नहीं, दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम आता है और फिर भी आप सोचिए कि हम इन परीक्षाओं में ना तो नकल को रोक पाते हैं और ना ही पेपर लीक को रोक पाते हैं। तो फिर ये टेक्नोलॉजी किस काम की? हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ये किस काम का? इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार अगर चाहे तो वो इस पेपर लीक को खत्म कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो परीक्षाओं में होने वाली इस बेईमानी को समाप्त किया जा सकता है। इसमें 2 ही चीजें हैं, इच्छा शक्ति और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और छात्रों के साथ बैठकर यह देखना पड़ेगा कि आखिर समस्या है कहां। और इस खबर के आखिर में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में भी बताना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में जो युवा हैं वो परीक्षा में नकल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो देखिए, युवाओं में भी आप 2 तरह के युवाओं को देख सकते हैं। एक वो जो परिश्रमी लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर शहरों में जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, संघर्ष करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोई छोटा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, दिन भर कहीं और काम करते हैं और किसी तरीके से संघर्ष करके सरकारी नौकरी लेने का सपना देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ बेईमान छात्र भी हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते,
परिश्रम नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि या तो वो क्वेश्चन पेपर लीक करा के उसे खरीद लें और पास हो जाएं, या फिर नकल करके पास हो जाएं। अब आप सोचिए, नकल करके जो छात्र पास होता है और किसी भी नौकरी में चला जाता है, उसकी तो शुरुआत ही बेईमानी से हुई है। नकल करके अगर कोई यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन भी गया, क्वेश्चन पेपर खरीद के अगर बन भी गया, तो सोचिए वो कांस्टेबल जब पुलिस में जाएगा तो वो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार करेगा, वो भी आगे चलकर यही काम करेगा। अब देखिए, महाराष्ट्र के अकोला में 24 साल का एक लड़का, एक 24 साल का व्यक्ति 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बहन को नकल कराकर परीक्षा में पास करवाना चाहता था और उसे लगा कि अगर वो पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी बहन के एग्जामिनेशन सेंटर वाले स्कूल में जाएगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं, लोग सोचेंगे कि ये पुलिस में है और वो अपनी बहन को बड़ी आसानी से बोर्ड की परीक्षा में नकल करवा देगा। लेकिन जब ये लड़का अपनी बहन के स्कूल पहुंचा और वहां पुलिस के बड़े बड़े अफसर उससे सामने मिल गए और वो ठीक से इन पुलिस अफसरों को सल्यूट नहीं कर पाया। करता कैसे? क्योंकि वो पुलिस का व्यक्ति था ही नहीं। इसके बाद असली जो पुलिस थी, असली जो पुलिस अधिकारी थे, उस बात को समझ गए कि ये लड़का पुलिस में नहीं है और ये नकली वर्दी पहनकर यहां पर आया हुआ है। और इसी के बाद इस 24 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में परीक्षाओं में होने वाली ये नकल और बेईमानी हमारे देश के युवा छोड़ दें तो ये क्वेश्चन पेपर कभी भी लीक होंगे ही नहीं। जब छात्रों को नौकरियां नहीं मिलती अपने देश में, तो ये छात्र विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। और हमारे देश में छात्रों को ये बहुत बड़ा आकर्षण है उनके मन में कि विदेशों में चले जाएं, वहां नौकरी करें, वहां बहुत पैसा मिलेगा। और अब जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, ये भारत के उन्हीं छात्रों की कहानी है जिन्हें शायद यहां नौकरी ना मिली हो किसी भी वजह से, और उन्होंने सोचा कि अब वो विदेश में जाएंगे और वहां नौकरी करेंगे, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। अब यहां बड़ी बात यह है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि कतर से 8 भारतीयों को मोदी सरकार नहीं बल्कि फिल्म स्टार शाहरुख खान छुड़ाकर लाए हैं, वो तमाम लोग अब यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे इन भारतीय युवकों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से ही अपील कर रहे हैं, शाहरुख खान से अपील नहीं कर रहे। और इन लोगों को अब शाहरुख खान या किसी दूसरे एक्टर की याद नहीं आ रही है। अब कहानी सुनिए क्या है। कुल मिलाकर ये 18 लड़के भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक से हैं, जो नवंबर और दिसंबर 2023 को रशिया गए थे, यानी पिछले ही साल, आप समझ लीजिए 3 महीने पहले रशिया गए हैं। और अभी इनमें से कुछ युवाओं ने अपना वीडियो बनाकर वहां से भेजा है, जिसमें वो यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में सेना की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इन युवाओं का कहना है कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ रशिया की प्राइवेट आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया है, जिसे हम कहते हैं, जो प्राइवेट आर्मी है उसका नाम आपने सुना होगा, उसे हम वैगनर ग्रुप कहते हैं। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है और उस आर्मी में हमारे देश के इन युवाओं को लड़ने के लिए आगे भेज दिया गया है। इनका क्या कहना है अब आप देखिए। तो आज हम आपको भारत के इन लड़कों के रशिया पहुंचने की पूरी कहानी बताना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप इससे सीखिए, और हम ये भी चाहते हैं कि जो परिवार हमें देख रहे हैं वो भी आज इस कहानी से कुछ शिक्षा लेंगे। और ये कहानी ऐसी है कि इससे हमारे देश के सभी युवाओं और उनके माता पिता को सावधान होने की आवश्यकता है। और खास तौर पर जो युवा YouTube देखते रहते हैं, उन्हें ये खबर आज ध्यान से देखनी चाहिए। असल में युद्ध क्षेत्र में फंसे ये सभी वो लड़के हैं जो विदेशों में नौकरी करने के लिए YouTube पर अलग अलग वीडियोस देखते थे। और इसी दौरान इन लोगों ने रशिया में नौकरी करने का एक वीडियो देखा, जिसे बाबा व्लॉग्स नाम के एक YouTube अकाउंट से अपलोड किया गया था। यह YouTube अकाउंट फैजल खान नाम के एक व्यक्ति का है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी इसके रशिया में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। और यह व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर लोगों को यह बताता है
कि वो कैसे भारत से अरब देशों में, रशिया में, फिनलैंड में और दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। यानी नौकरी का झांसा देता है, तरीके बताता है। और हमारे देश में तो हर युवा पहला उसका सपना होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी ना मिले तो दूसरा सपना होता है कि वो एनआरआई बन जाए और विदेश में जाकर लाखों रुपए कमाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। कुछ महीने पहले भी इसी व्यक्ति ने, इसी यूट्यूबर ने अपने एक वीडियो में यह बताया था कि रशिया की प्राइवेट आर्मी में सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर की वैकेंसी निकली है, जिन्हें ना तो युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा और ना ही इन लोगों से युद्ध लड़ने के लिए कहा जाएगा। तो यह बात स्पष्ट है कि हेल्पर चाहिए इन्हें, और यह हेल्पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं है। और इसकी जगह इन लोगों को सेना की किचन में काम करना होगा और सेना के दफ्तरों में रहकर सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पर का काम करना होगा। और इसके लिए उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 40,000 रुपए मिलेंगे और ट्रेनिंग के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर ट्रेनिंग में ही 40,000 रुपए मिल रहे हो हर महीने तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और बाद में 1 से 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह और कोई स्किल सेट की भी खास आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत प्रतिभा की भी आवश्यकता नहीं है। तो हर किसी को लगेगा कि ऐसी नौकरी और कहां मिलेगी। और इन लड़कों से यह भी कहा गया कि जो युवा इस यूट्यूबर को 3 लाख रुपए दे सकते हैं वो उन्हें यह नौकरी दिला देगा। तो 3 लाख रुपए दे दो और यह यूट्यूबर नौकरी दिला देगा। और सिर्फ इसी वीडियो के आधार पर कुछ युवाओं ने इस यूट्यूबर को 3-3 लाख रुपए दे भी दिए। लेकिन बाद में जब ये लड़के रशिया पहुंचे तो इसके बाद इन्हें युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया गया। और अब इन्हीं में से कुछ लोग युद्ध में घायल होने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़के अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें बचाइए, और सवाल भी कर रहे हैं कि भारत सरकार कर क्या रही है, हमें जल्दी से यहां लेकर क्यों नहीं जाती। जबकि सच यह है कि इनमें से एक भी छात्र भारत सरकार से पूछकर यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया। इनमें से किसी ने भी सरकारी विभाग में जाकर यह नहीं पूछा कि हम जाएं या ना जाएं, वहां जाना ठीक भी है या नहीं है। और इस समय आप देखिए, ये ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां वैसे भी जान का खतरा है। तो खतरा तो इन्होंने खुद अपनी मर्जी से मोल ले लिया और अब ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें बचाए। अब ये तमाम लड़के कैसे गए रशिया? ये विजिटर वीजा लेकर, ये सोचकर रशिया गए कि ये वहां पहले हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे और बाद में कुछ समय के बाद वहां से किसी भी तरह से फिनलैंड चले जाएंगे या यूरोप के किसी देश में चले जाएंगे और वहां इनकी जिंदगी बन जाएगी। असली सपना इनका यह था कि थोड़े दिन वहां रुककर फिनलैंड चले जाओ या यूरोप चले जाओ और फिर वहां कुछ और काम कर लो। लेकिन अब जब ये सारे लड़के वहां पर फंस चुके हैं तो इन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और क्योंकि ये सारे छात्र एक विशेष धर्म से हैं और ये सभी अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इस मामले में अब नेताओं ने भी राजनीति शुरू कर दी है और नेता भी अब इस बीच में आ गए हैं। इन्हीं नेताओं में एक हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इन युवाओं के परिवारों से मिले हैं, क्योंकि इनमें से कुछ परिवार तेलंगाना के हैं और उन्होंने भारत सरकार से इन युवाओं को अब सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए आग्रह किया है। गवर्नमेंट है, हम इसको लगाए थे क्या, दिल्ली को भी लगाए। हम ये गुजारिश है हमारी अपील है कि वो लोग हमको, हमारे बच्चों को वापस छोड़ देना, जो करने वाले हैं वो ले जाकर वो लोगों को काम कराना, इतना ऐसा गुजारिश। बाबा नाम का आदमी है, मुंबई में रहता है। बाबा है और 4 आदमी है उनके साथ में। अब क्या एक्शन लेती हुकूमत, एक्शन लेके हमारे बच्चों को वापस आए तो बस। जितने लड़के जो एजेंट ये जो धोखा दे के उनको वहाँ पर कराया, ये लड़के सही सलामत अपने अपने घरों को आ जाए, यही हमारी मांग है। उसके बाद गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाह रही है एजेंट्स के साथ, वो गवर्नमेंट ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहां से बुला सकते हैं। नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी।
इस खबर से आज आप इस बात को समझ पाएंगे कि भारत के लोगों में विदेश में नौकरी करने का आकर्षण किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के 1,79,00,000 लोग दूसरे देशों में कोई ना कोई काम कर रहे हैं और ये लोग हर साल भारत में अपने परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस भेजते हैं। ये बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात यह कि विदेश में नौकरी करने के इसी आकर्षण का कुछ प्राइवेट एजेंट्स फायदा उठाते हैं और वो भारतीय युवाओं को कभी डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए 50 से 60 लाख रुपए ले लेते हैं और कभी रशिया में नौकरी के बदले युवाओं से लाखों रुपए ले लेते हैं। और हमारे देश के बहुत सारे युवा एनआरआई बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए ये पैसा बड़ी आसानी से एजेंट्स को दे देते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब पिछले ही साल फ्रांस ने डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे 350 भारतीयों को फ्रांस से डिपोर्ट कर दिया था और ये लोग इस तरह से अपना मुंह छुपाकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। और ये वो लोग थे जिन्होंने डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए 50 से 60 लाख रुपए एजेंट्स को दिए थे। अब सोचिए अगर इन लोगों के पास इतने पैसे हैं, 50-60 लाख रुपए हैं, तो ये गरीब तो नहीं होंगे। और हमारा मानना तो ये है कि अगर ये युवा ये लाखों रुपए यहीं अपने देश में रहकर किसी काम में लगाते हैं, किसी बिजनेस में, रोजगार में लगाते हैं, किसी व्यापार में लगाते हैं, तो ये युवा भारत में कितनी शानदार जिंदगी जीत सकते हैं। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं करते और फिर इसी का फायदा कुछ प्राइवेट एजेंट्स उठाते हैं। इसलिए आज हम बार बार अपने देश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम उनकी समस्याओं को ऐसे ही हाईलाइट करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, चाहे वो उन्हें लूटने वाले प्राइवेट एजेंट्स हों और या फिर पेपर लीक करने वाले अपराधी हों। और कभी अपनी ताकत पर घमंड न करें, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, ये हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी।